10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. स्टार्ट करें। टैक्सेशन में आज हम लोग हेड्स ऑफ इनकम स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? हेड्स ऑफ इनकम। हैट्स ऑफ नहीं, हेड्स ऑफ इनकम। तो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। कितने? आप कुछ भी कर लो, आप कोई भी इनकम कमा लो, या तो आप नौकरी करोगे या तो घर बैठे बैठे अपना घर किराए पर दे दोगे और वहाँ से कमाओगे, तो उसको हम कहेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पहला कहलाता है सैलरी। आप नौकरी करते हो और वहाँ से आप सैलरी पाते हो। आपने अपना घर ही किराए पर उठा दिया तो वहाँ से किराया पाओगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलो, ना तो आपके पास नौकरी है ना तो आपके पास घर है किराए पर देने के लिए, आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। क्या कर लिया? बिजनेस और प्रोफेशन। यहाँ से भी पैसा आता है, कमाई होती है। फोर्थ, कुछ नहीं मिला तो घर ही उठाकर बेच दिया, कैपिटल गेन। घर पे जो सोना चांदी रखा था उसी को ही बेचना शुरू कर दिया, कैपिटल गेन अराइज होगा। क्या अराइज होगा? चलो भाई, सब बेच दिया, जो थोड़ा बहुत बचा जुए में लगा दिया, लॉटरी खेल ली, घुड़दौड़ में चले गए, ठीक है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए है कि नहीं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे सांसद होते हैं उनको तनख्वाह मिलती है ना, वो तनख्वाह नहीं होती, सैलरी नहीं होती, वो सैलरी में नहीं पहुंचेगी, वो कहाँ जाएगी? अदर सोर्सेज में जाएगी। कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो इनकम इन चारों में टैक्सेबल ना हो वो इस 5वें में जाएगी। इसको हम लोग रेजिड्यूवरी हेड ऑफ इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिड्यूवरी हेड ऑफ इनकम। यानी बची खुची इनकम जो सैलरी ना हो, जो हाउस प्रॉपर्टी में ना जाए, जो पीजीबीपी में ना जाए, पीजीबीपी मीन्स प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जो कैपिटल गेन में ना जाए, जो कहीं ना जाए, वो कहाँ जाएगी? अदर सोर्सेस। कहाँ जाएगी? तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, जो कहीं ना जाए चारों में, वो जाएगी अदर सोर्सेज में। दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनको हम नाम देते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम। और तुम लोग को मैंने एक बार पहले भी बताया है कि इनकम टैक्स में कोई भी चीज़ अपने से नहीं आती, उसको कोई सेक्शन ड्रॉ करता है। हाँ या ना? उसको लाने वाला कौन होता है? कोई ना कोई सेक्शन होता है। तो इन 5 हेड्स के बारे में बताने वाला कोई और नहीं, सेक्शन 14 है। अगर थोड़ा सा तोड़ा जाए तो 1 + 4 = 5। 1 + 4 = 5 हेड्स ऑफ इनकम। 1 + 4 = 5 हेड्स ऑफ इनकम, यानी सेक्शन 14। सेक्शन कौन सा? 14। तो सेक्शन 14 आपको बताएगा 5 हेड्स ऑफ इनकम। याद करना अब हुआ और भी आसान। 1 + 4 = 5 हेड्स ऑफ इनकम, यानी 14। सेक्शन 14 बताता है दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। मैं शॉर्टकट में बोलूँगा इसको सैलरी, इसको हाउस प्रॉपर्टी, इसको पीजीबीपी, इसको कैपिटल गेन, कैप गेन्स भी बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे अदर सोर्सेज। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। दैट्स इट। हटा सकते हैं। दैट वाज योर सेक्शन 14। ये आज आपका पहला टॉपिक यही दिया हुआ है, ठीक। अब आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। कोई भी अमाउंट, अब हम लोग पहले हेड पर चल रहे हैं। कौन से हेड पर चल रहे हैं? मेरे पास, मैं मिस्टर एक्स हूँ, मुझे सैलरी मिलती है वाई लिमिटेड से, मुझे सैलरी मिलती है जेड लिमिटेड से, मुझे सैलरी मिलती है गवर्नमेंट ऑफिस से। बताओ मेरे कितने हेड्स ऑफ इनकम हैं? इतनी मार खाओगे,
एक ही ना हुआ सैलरी सैलरी सैलरी, हेड्स ऑफ इनकम तो एक ही है, सैलरी सैलरी और सैलरी, तीनों केस में सैलरी। हेड्स ऑफ इनकम एक ही हुआ, क्या किसी में पीजीपीपी दिख रहा है तुम लोग को? क्या अदर सोर्सेज दिख रहा है? तीनों क्या है? सैलरी। और सैलरी के लिए कितने हेड? केवल एक। तो एक हेड्स ऑफ इनकम में टैक्सेबल होगा, ये तीनों सैलरी जाकर के एक हेड्स ऑफ इनकम में जाकर ऐड हो जाएंगी। मेरे पास बिजनेस वाई है जिसमें मैं सीमेंट का बिजनेस करता हूँ, मेरे पास बिजनेस जेड है जो जेड लिमिटेड के नाम से मैं बिजनेस करता हूँ, वो रॉड का काम करता हूँ और सैंड का काम करता हूँ या ब्रिक्स का काम करता हूँ, वो पी लिमिटेड। मेरे पास तीन बिजनेस हैं अलग अलग नाम से, नहीं हो सकते? नहीं हो सकते? हो सकते हैं नहीं? कितने हेड्स ऑफ इनकम है? एक। हाँ, इनको हम कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम। दीज आर नॉट द हेड्स ऑफ इनकम, दीज आर द सोर्सेज ऑफ इनकम। ये क्या कहलाते हैं? सोर्सेज ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम, मेरे पास एक ही हेड्स के कई सोर्स ऑफ इनकम है। मेरे पास एक हेड्स ऑफ इनकम है पीजीबीपी और उसमें सोर्स कई हैं, बिजनेस ए, बिजनेस बी, बिजनेस सी, बिजनेस डी, अनलिमिटेड हो सकते हैं। वहाँ पर कोई 5 हेड्स या 10 हेड्स की तरह कोई लिमिटेशंस नहीं है। मेरे पास 50 बिजनेस हैं तो मेरे पास 50 सोर्स ऑफ इनकम है। बात समझना? तो सोर्स ऑफ इनकम अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन हेड्स ऑफ इनकम जब भी होंगे वो 5 होंगे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। दैट्स इट। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग को दिमाग में रखनी है, दैट इज योर सेक्शन 15 जो कि है चार्जिंग सेक्शन इस चैप्टर का। लेकिन उस चार्जिंग सेक्शन पर पहुंचने के लिए, उस चार्जिंग सेक्शन पर पहुंचने के लिए हम लोग को जरूरी है कि कुछ बेसिक चीज़ों को जान लिया जाए। हम लोग को चैप्टर अगर पढ़ना है तो पहले अपनी बेसिक चीज़ों को तो पूरा करें। कि पहले ये बताओ सैलरी होने के लिए क्या चीज़ जरूरी है? तो सैलरी होने के लिए जरूरी है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अगर दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, अगर दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, तो वहाँ पर एम्प्लॉय को जनरेट होने वाली कोई भी इनकम, वापस आते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है और एम्प्लॉय को जनरेट होने वाली कोई भी इनकम जो एम्प्लॉयर से मिली हो, अब क्लियर है, जो वो सारी की सारी एम्प्लॉय के लिए सैलरी मानी जाएगी। मैं एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉई, मैंने तुम्हें सैलरी दी बेसिक, किस हेड में टैक्सेबल होगी तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए सैलरी। मैंने तुम्हें महंगाई भत्ता दिया, डियरनेस अलाउंसेस दिया, किस हेड में टैक्सेबल होगा? मैंने तुम्हें कार दी, मैंने तुम्हें कार दी, सैलरी। एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिलने वाली कोई भी चीज़ सैलरी में जाती है। अच्छा सुनो ना, तुम्हारा बर्थडे है, मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया, झुनझुना, हाँ बोलो हाँ बोलो, किस हेड में टैक्सेबल होगा? 1 मिनट बोलने दो, बोल दो सैलरी। हाँ, एम्प्लॉयर तुम्हें गिफ्ट दे रहा है तुम्हारे बर्थडे पर, चलो मैरिज एनिवर्सरी पर दे रहा है, चलो और बताओ ये सैलरी हेड में जाएगा। मैं फिर से अपना सेंटेंस रिपीट करूं, दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, उसके बाद एम्प्लॉय को मिलने वाली कोई भी इनकम जो एम्प्लॉयर से मिलती है, ऑल दोज विल बी चार्जेबल टू टैक्स only and only in one head of income, and that is your salary. Either it is a case of gift also. अब क्लियर है? पक्की बात है? तो डाउट में ना रहना। कार मिले, फर्नीचर मिले, फ्रिज मिले, टीवी मिले, अब कहोगे सर दहेज देता है जो कुछ भी मिले, बहुत गलत बात है ये सब तो हाँ बहुत गलत बात है ना? तो कार मिले, फ्रिज मिले, टीवी मिले, कुछ भी मिले एम्प्लॉयर से, वो सब क्या है? सैलरी अब कोई कह देता तो हम क्या करते? ठीक है, ये यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो भाई, कोई भी प्रॉब्लम है इसमें?
हाँ भाई, वो कार क्यों देगा, स्कूटर क्यों देगा, मोटरसाइकिल क्यों देगा, फर्नीचर, फ्रिज, टीवी क्यों देगा? देते हैं एम्प्लॉयर। बड़ी बड़ी कंपनी हो जाएंगे, आपको एकदम वेल फर्निश्ड रूम दिया जाएगा, फ्लैट दिया जाएगा, कार दिया जाएगा। एक सीए साहब की वांट निकली। किसकी वांट निकली? सीए साहब की। तो पैनल बैठा था, एक सीए साहब आए, इंटरव्यू दे रहे थे। उनसे पूछा गया व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन अबाउट द सैलरी एंड ऑल दीज। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, हमको एक बंगला दे देना, 50,000 रुपये सैलरी दे देना, एक बंगला दे देना, एक गार्डनर दे देना, एक गाड़ी दे देना, एक ड्राइवर दे देना, बस इतना ही चाहिए, बस और कुछ नहीं, इतनी ही उम्मीद लाए हैं। तो कंपनी करी क्या बात कर रहे हो, हम तो सोचे थे दो बिल्डिंग, 2 बंगलो, 2 कार, 2 ड्राइवर और 2 एम्प्लॉई, गार्डनर वगैरह। तो सीए हक्का पक्का, मैंने तो कम बोल दिया। तो कह रहा है क्यों मजाक कर रहे हैं? तो कंपनी वाले कह रहे हैं शुरू किसने किया? तो वही बात है, तो मिलता है, बिल्कुल मिलता है, मिलने वालों को मिलता है। सेक्शन 14 में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कोई सेक्शन नहीं है इसका। ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एक नोट है जो आपको बताता है देयर मस्ट बी ए रिलेशनशिप बिटवीन 2 पर्सन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग दैट अमाउंट ऑफ इनकम विच इज टू बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर अंडर द हेड सैलरी। दैट्स इट। क्लियर है? आगे चल सकते हैं, पढ़ लेते हैं। Before an income can become chargeable under the head salary, it is vital that there should exist between the payer and the payee. Payer मतलब employer, payee मतलब receiver. The relationship of an employer and employee. Clear? Full time और part time employment कोई फर्क नहीं पड़ता full time employment में है या part time employment में। Employment है ना, employer employee का relationship है ना, एम्प्लॉयर का कंट्रोल आपके ऊपर है ना, वो डायरेक्ट करता है क्या करना है, इसका मतलब वो एम्प्लॉयर है। वो डायरेक्ट करता है क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, वो एम्प्लॉयर है। कब किया जाना है कोई काम वो डायरेक्ट करता है, तो इसका मतलब वो एम्प्लॉयर है। ही हैज़ अ पावर ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है? उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयर। तो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट हो, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्प्लॉय को जो कुछ भी मिलेगा एम्प्लॉयर से वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोरगोइंग और सैक्रिफाइसिंग ऑफ सैलरी। सैलरी ड्यू हो गई आपके ऊपर, मुझे आपको सैलरी देनी है, ये 1 लाख रुपए लो। तब तक इसको पता चला कि जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ गई है, सब तबाही हो गई है। इसने कहा सर 1 लाख तो आपने हमें दे दिया, ये 20,000 मैं वहाँ दान करना चाहता हूँ, फॉरगो करना चाहता हूँ, आप वहाँ भेज दीजिएगा, मैं फॉरगो करना चाहता हूँ, 20,000 की सैलरी मुझे नहीं चाहिए, इस महीने में 20,000 कम लूँगा आपसे, फॉरगो कर देना। ड्यू तो हो गई थी बेटा, उसके बाद तुमने फॉरगो किया है। फॉरगो मतलब भूल जाना। ड्यू हो गई है तब तुम भूल रहे हो, इसका मतलब अगले महीने तुम कहोगे पूरी सैलरी दो, उसके अगले महीने कहोगे पूरी सैलरी दो। ये जो 1 लाख है आपको ड्यू हुई, लेकिन आपने उसमें से 20,000 फॉरगो कर दिया या सैक्रिफाइस कर लिया, टैक्सेबिलिटी पूरी 1 लाख पर लगेगी। फॉरगो करने से कोई मतलब नहीं चेंज हो जाता, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा है। लेकिन दूसरा पॉइंट उसमें देखिए, चले फॉरगोइंग और सैक्रिफाइसिंग ऑफ सैलरी, वन सैलरी एक्रूज, अंडरलाइन कर लें एक्रूज, ड्यू हो गई ना, सैलरी ड्यू हो गई ना। असाइनमेंट एक्स्ट्रा है क्या? नहीं, चलो। Once salary accrues, the subsequent waiver by the employee doesn't absolve him from liability to income tax. आप उसको फिर दूर नहीं कर सकते अपनी इनकम टैक्स लाइबिलिटी से। Once it has become due, you are required to pay the amount of tax on that. That's it. Clear? सरेंडर ऑफ सैलरी, फॉरगो ऑफ सैलरी और सरेंडर ऑफ सैलरी में जमीन आसमान का अंतर होता है। सरेंडर मतलब छोड़ देना, ड्यू हुई नहीं, मैंने मालिक को कहा मालिक देखो तुम 1 लाख रुपए सैलरी देते हो, आगे से मुझे 80% ही देना, आई एम जस्ट गोइंग टू सरेंडरिंग माई 20% ऑफ द सैलरी, मुझे आप 80% ही सैलरी देना, यानी अब ड्यू ही 80% होगी, 20% मैंने सरेंडर कर दी।
ड्यू होने के पहले जब छोड़ी जाती है उसको हम सरेंडर नाम देते हैं, ड्यू होने के बाद जब छोड़ी जाती है उसको फॉरगो का नाम देते हैं। तो ड्यू हो गई, छोड़ दिया, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी और सैक्रिफाइसिंग ऑफ सैलरी, पूरी सैलरी टैक्सेबल होगी। ड्यू होने के पहले छोड़ दिया, ड्यू हुई नहीं तो जितनी ड्यू होगी उतनी टैक्सेबल होगी, जितनी ड्यू होगी उतनी टैक्सेबल होगी। इसका मतलब सरेंडर अमाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा। अब however if an employee surrender his salary to the central government under section 2 of the voluntary surrender of salaries, the salary so surrender would be exempt while computing his taxable income, that's it। तो जहाँ लिखा है सरेंडर ऑफ सैलरी उसके नीचे ब्रैकेट में लिख दो नॉट टैक्सेबल, और जहाँ फॉरगोइंग ऑफ सैलरी हेडिंग दी हुई है वहाँ लिख दो टैक्सेबल। दोनों में फ़र्क समझ में आ जाएगा हमेशा एक वर्ड में। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, अभी तक तो नहीं आया होगा। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक तो कहानी ही चल रही थी इस चैप्टर के बारे में। सेक्शन 15 इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, जिसको हम लोग नाम देते हैं चार्जिंग सेक्शन। हर एक चैप्टर का, हर एक हेड्स ऑफ इनकम का पहला सेक्शन जो होगा वो चार्जिंग सेक्शन होगा। इस हेड का ये पहला सेक्शन है तो बट ऑब्वियस है ये क्या होगा, चार्जिंग सेक्शन होगा। चार्जिंग सेक्शन ये बताता है किस तरह की इनकम का क्या स्कोप है टैक्सेबल होने का, किस तरह की इनकम और क्या स्कोप है टैक्सेबिलिटी का। देखो, कोई भी सैलरी इनकम अगर ड्यू हो चुकी है टैक्स लगा दो, ये बताता है चार्जिंग सेक्शन। कोई भी सैलरी की इनकम, एम्प्लॉयर से मिलने वालों आपको कोई भी इनकम जो आपको मिली है, दैट विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी व्हेन इट बिकम्स ड्यू, चाहे वो आपके हाथ में पहुंची या ना पहुंचे, उससे हमको कोई लेना देना। आपके ड्यू हो गई, हमने नहीं दी, हमने 6 महीने की सैलरी आपको नहीं दी है, 10-10 हज़ार की सैलरी आपको मिलती है, 12 महीने की 1,20,000 सैलरी होती है, 6 महीने की सैलरी मैंने अभी तक आपको दी नहीं है, दूंगा, लेकिन ड्यू तो हो गई है ना, ड्यू तो हो गई है ना, पूरी 1,20,000 पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ड्यू बेसिस पर टैक्स देना पड़ेगा। मिलेगी तब नहीं, ड्यू बेसिस पर टैक्स देना पड़ेगा। सैलरी पर किस बेसिस पर टैक्स दोगे? हाँ, एक और है, रिसीट बेसिस पर टैक्स दो। 1.5 साल की सैलरी हमने इसी 1 साल में दे दी, इन 12 महीनों में मुझे 12 महीने की सैलरी देनी थी, लेकिन तुमने मुझसे कुछ एडवांस ले लिया, अगले साल का इसी महीने, इसी साल, अभी टैक्स दे दो, रिसीट बेसिस पर टैक्स दे दो। सर आप कैसी बात करते, कभी आप कहते हो ड्यू बेसिस पर, कभी आप कहते हो रिसीट बेसिस, जो दोनों में से पहले हो जाए, जो दोनों में से ड्यू हो जाती है, नहीं मिली है तो भी टैक्स दे दो, मिल गई है, ड्यू नहीं हुई है तो भी टैक्स दे दो। इसका मतलब एडवांस सैलरी पर उसी समय टैक्स लग जाता है। अकाउंट नहीं कर रहे हो तुम लोग कि सर एक्रूवल सिस्टम के हिसाब से इस साल की इनकम इस साल, अगले साल की इनकम अगले साल, भैया अकाउंट नहीं है ये क्या है, टैक्स है। ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो। अब बहुत बड़ा लोचा आया इसमें, इधर देखिए, अप्रैल से मार्च 2015 का आपका सैलरी बनता है 2,40,000, ये ड्यू है, और रिसीट हुआ है आपको 2 लाख। कसम है तुम लोगों को, सच सच बताओ टैक्स कितने पर लगेगा, कितने पर लगेगा, जो दोनों में से पहले हो जाए। बोलते क्यों नहीं? 2,40,000 ड्यू हो गया है 2,40,000 और मिल गया है 2,60,000। ये जो 20,000 ज़्यादा मिला है ना, ₹20,000 एडवांस, हाँ, कितने लोग कहते हैं 2,60,000? कितने लोग कहते हैं 2,40,000? 2 लोग, 3 लोग। मेरे पढ़ाने का क्या फ़ायदा हुआ? अभी तो मैंने बोला जो दोनों में से पहले हो,
सोचना ही नहीं है। एडवांस पहले मिल गया बेटा, टैक्स दे दो, तो टैक्स आपका लगेगा 260। अकाउंट से बाहर निकलो, उसमें गोते मत खाओ, अब गोते इसमें लगाओ। नहीं समझे? ये प्लेन रूल है। अभी पता चलेगा कितना प्लेन है। प्लेन डोसा होता है, सेक्शन नहीं होता। अभी देखते हैं, मज़ा आने वाला है। 240 और 2 मिला क्या? सबसे पहले ड्यू कितना हो गया? टैक्स लगा दो जो दोनों में से पहले हो। पहले हो गया ड्यू 240 और 260, तो 240 तो कॉमन होगा। 20,000 एडवांस मिल गया। मैंने कहा जो दोनों में से पहले हो, 20,000 एडवांस पहले मिल गया, टैक्स दे दो, बात खत्म। 260 पर टैक्स दे दो, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है तुमको? ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेक्शन 15 क्लियरली सेज ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। लेकिन एक नोट मैंने दे रखा है, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। नो डबल टैक्सेशन नीचे दिया हुआ है, उसको लिख दें आगे नोट। कालम खाली है, कालम खाली है, तो उस कालम के आगे आप लोग लिख देंगे नोट। देखिए, नो डबल टैक्सेशन वंस सैलरी इज टैक्स्ड ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस, इट विल नॉट बी टैक्स्ड अगेन ऑन रिसीट ऑफ फॉलोइंग ड्यू एज द केस मे बी। अब मैं जरा इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, हटा दें इसको। एक्सप्लेन करते हैं कुछ डेटा लेकर के। ये है प्रीवियस ईयर 13-14, ये है प्रीवियस ईयर 14-15, और ये है प्रीवियस ईयर 15-16। असेसमेंट ईयर बता सकते हो सबका? 14-15, 15-16 एंड 16-17। चल सकते हैं आगे? बोलते क्यों नहीं? ड्यू है, इधर देखना, 2,40,000 ड्यू है। 2,40,000 ड्यू होगी, 2,40,000। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि 12 महीने में 12 महीने की सैलरी ड्यू होती है, ये तो 100% श्योर है। इसमें तो किसी को डाउट या संदेह नहीं होना चाहिए। 12 महीनों में 12 महीने की सैलरी ड्यू होती है, ड्यू हो गई 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000। लेकिन बेटा जानते हो रिसीट कितनी हुई है? 2,80,000। दो लाख। जो बताएगा उसकी भी जय, जो नहीं बताएगा उसकी भी जय। चलो अब हमें बताओ असेसमेंट ईयर 14-15 में कितने रुपए पर टैक्स लगना चाहिए? तुम लोगों ने कहा 280। मान ली मैंने तुम लोगों की बात, मान ली मैंने तुम लोगों की बात। 3,20,000। हाँ बोलो। यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत है किसी को? तुम सब लोगों का जवाब गलत है। आई दादा, ये एक बच्चा सही निकला, इसके लिए जोरदार ताली बजाई जाए। देर आए दुरुस्त आए। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था, क्लियर है?
कैसे क्लियर है? कुछ तो बताया ही नहीं मैंने। देखो ना इधर, अगर तुम शराफत के साथ, कुछ लोग नाम ही अपना शरीफ रख लेते हैं और बेईमानी करते हैं। कौन? अच्छा, नवाज शरीफ। तो उसने नाम ही अपना शरीफ रखा हुआ है, बदमाश। देखो इधर, इधर देखना, मैंने जो बताया 12 महीने की सैलरी तुमको यहाँ मिलनी है, 12 महीने की सैलरी यहाँ मिलनी है और 12 महीने की सैलरी अगर तुम्हें 36 महीने से ज़्यादा की सैलरी 3 साल में मिले तब तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। अब जरा देखते हैं कैसे। मैंने लास्ट में एक नोट पढ़ा था, नो डबल टैक्सेशन, अंडरलाइन कर लो। है ना? आते हैं उसका मतलब मैं बताता हूँ। यहाँ जो टैक्स लगेगा वो 280 का लगेगा। आपने कितने महीने की सैलरी पर टैक्स लगा दिया? आपने 14 महीने की सैलरी पर टैक्स लगा दिया, क्योंकि आपको एडवांस मिल गया था। कितना रुपया? 40,000 रुपये। बोलते क्यों नहीं? इतना घूर करके बोर्ड को देख रहे हो, शर्मा जाएगा बोर्ड। 40,000 रुपये आपने ज़्यादा टैक्स लगा दिया था। ड्यू कितना हुआ था? 240। टैक्स कितने पर लगाया? कितने रुपए ज़्यादा पर लगा दिया? वो 40,000 कब का है? अगले साल का है। और अगले साल के 40,000 पर आपने टैक्स लगा दिया है। सच सच बताओ। तो जब 40,000 यहां पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है तो दोबारा उस पर क्यों टैक्स लगाओगे? 240 में 40 हटा दो जिस पर टैक्स लग चुका है। तो यहां टैक्स लगना चाहिए था 2 लाख। कितने पर? तो 2 लाख, जबकि मिल कितना गया आपको? इसका मतलब फिर एडवांस ले लिया आपने। अब मानने वाले नहीं हो, फिर से 1 महीने का एडवांस ले लिया। बोलो। तो 2 लाख या 2,20,000 किस पर टैक्स लगेगा? 2,20,000 पे। बात समझ में आई? और 2,20,000 में फिर आपने 20,000 रुपये पर ज़्यादा पर टैक्स दे दिया। कितने रुपए एडवांस पर टैक्स दे दिया? पक्की बात है। तो अगले साल आपका 2,40 पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, 2,20 पर टैक्स लगना चाहिए। तो 2,20 या 3,20? 3,20 पर टैक्स लगेगा। इसका मतलब आपने फिर कितने रुपए ज़्यादा पर टैक्स दे दिया? 1,05,000 महीने की अमाउंट पर। वो अगले साल एडजस्ट हो जाएगा। बस जिस अमाउंट पर ऑलरेडी आप टैक्स दे चुके हो उस पर दोबारा टैक्स नको। यही तो बोलता है नो डबल टैक्सेशन, कि बार बार टैक्स दोगे। अब मान लो ये सब्जी बेचने वाला है, 2 मिनट के लिए मान लो। मान लेते हैं। अरे मान लेते हैं सब्जी बेचने वाला है, हम इसके पास गए। गवर्नमेंट का रूल जरा देखना। इसने हमको सब्जी बेची 100 रुपये की। अब गवर्नमेंट ने, मैंने कहा मेरे पास 100 रुपये नहीं, कल ले लेना। इसने कहा ठीक है कल दे देना। अब ड्यू तो हो गया ना, इसको इनकम तो हो गई ना, टैक्स लगा दो 100 रुपये पर। अगले दिन फिर मैं 100 रुपया दूंगा, फिर टैक्स लगा देना। हाँ तो तुम ये लोग तो बोल रहे हो 2 बार टैक्स लगेगा, एक बार ड्यू बेसिस पर ख्वाबों में और दूसरा एक्चुअल बेसिस पर वास्तविकता में। दोनों अमाउंट पर टैक्स लगेगा। सपना देखो तो भी टैक्स लगेगा, ना देखो तो भी टैक्स लगेगी। कौन सी बात होती है? क्लियर हुआ? अरे 2,40 और 2,80 में आपने 2,80 पर टैक्स लगा दिया। 40,000 रुपये ज़्यादा पर लग गया, यानी वो अगले साल का एडवांस मिल गया था हमको इसी साल। तो अगले साल हमको 2,40 मिलना था, अब 40,000 तो मिलना नहीं है, यानी अगले साल केवल हमको मिलना है 2 लाख जिस पर टैक्स लगना है। 2 लाख और 2,20,000, फिर 20,000 ज़्यादा मिल गया, उस पर हमने टैक्स दे दिया ज़्यादा। वो अगले साल का है। अगले साल हमको मिलना था 2,40 जबकि टैक्स लगना था 2,20। 2,20 और 3,20 में ज़्यादा मिल गया 1 लाख रुपये, फिर से 1 लाख पर टैक्स लग गया। वो अगले साल एडजस्ट होगा, क्या दिक्कत है? एक ही अमाउंट पर 2 बार टैक्स क्यों लगाओगे? अगर 40,000 पर हम यहाँ ज़्यादा टैक्स लगा चुके हैं तो अगली बार से 40,000 हटाओ ना। इस बार का 40,000 ऑलरेडी टैक्स लगा चुके हैं यहाँ पे, तो इस बार वाले में से 40,000 हटाओ ना। जब ऑलरेडी टैक्स लग गया है तो अब 2 लाख पर टैक्स लगना चाहिए ना। तो 2 लाख या 2,20, 2,20, फिर 20,000 पर ज़्यादा लग गया तो अगले साल 2,40 है तो 2,40 पर नहीं लगना चाहिए, 2,20 पर लगना चाहिए। 20,000 घटा दो क्योंकि उस पर ऑलरेडी हम लोग टैक्स दे चुके हैं।
तो 2/20 या 3/20, 3/20, फिर से 1 लाख रुपए पर ज़्यादा टैक्स लग गया। अगले साल 240 में से 1 लाख हटा देना। अब क्लियर है सिस्टम? अब हमें लगता है क्लियर है। ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन साथ में याद रखना नो डबल टैक्सेशन, साथ में याद रखना नो डबल टैक्सेशन। हटा रहे, नोट करें जल्दी। तीसरा पॉइंट सोचो, अभी हम लोग सेक्शन 15 के 2 पॉइंट को टच किया। पहला ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर, 2 पॉइंट। तीसरा और लास्ट पॉइंट सेक्शन 15 का, एरियर ऑफ सैलरी इज ऑल्सो चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). मैं फिर से बोलता हूँ, पहला पॉइंट था ड्यू बेसिस, दूसरा था रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। थर्ड पॉइंट है एरियर ऑफ सैलरी। पहले ही दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये एरियर ऑफ सैलरी होता क्या है, अभी बताते हैं। एरियर ऑफ सैलरी इज वेरी मच चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी बट यस सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). अगर याद करो तो मैंने पहले ही तुम लोग को 88, 89 रिबेट एंड रिलीफ का नाम दिया है, रिबेट एंड रिलीफ का नाम दिया है 88, 89 को। तो यहाँ पर जो हमें एरियर ऑफ सैलरी पर रिलीफ मिलता है वो किस चीज़ का मिलता है जरा देखा जाए। मेरा अपने एम्प्लॉयर से 2005 से 6 बवाल हो गया प्रीवियस ईयर। मैंने उसको कहा तू हमें सैलरी देता है 10,000 पर मंथ, जबकि तूने वादा किया था कि 1 अप्रैल 2005 से मैं तुम्हें 12,000 रुपये की सैलरी दूंगा। एम्प्लॉयर ने कहा काम करना हो तो करो नहीं तो फुटो। मैंने कहा कि ये तो वादा खिलाफी है। मैं उसको मनाता रह गया, थक हार कर मैं कोर्ट के पास चला गया। आज 31 मार्च 2015 को कोर्ट ने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट डिसीजन दिया, यानी मेरे फेवर में दे दिया। और मेरे फेवर में जब कोर्ट का केस आया, सुनना ढंग से, तो कोर्ट ने एम्प्लॉयर को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि इस महोदय को आप 1 अप्रैल 2005 से लेकर के आज 31 मार्च 2015 तक 2000 पर मंथ से जो आप सैलरी कम देते आए हो वो सब दे दो, सब दे दो। एम्प्लॉयर तो इसी बेस पर लड़ रहा था कि वो जीतेगा और मैं भी इसी बेस पर लड़ रहा था कि मैं जीतूंगा। न तो एम्प्लॉयर ने उम्मीद की थी कि उसकी जेब से 2000 पर मंथ के हिसाब से निकलेगा, और मैं तो पूरी उम्मीद लगा करके बैठा था कि उसकी जेब से निकाल कर रहूँगा। दोनों में फ़र्क समझना। लेकिन मेरे ऊपर क्या टैक्स लग जाना चाहिए 12,000 रुपये के हिसाब से? टैक्स लग जाना चाहिए। जब मैंने बवाल किया मालिक से कि मुझे 12,000 चाहिए, तो क्या मुझे टैक्स मिल जाना चाहिए? नहीं। लग जाना चाहिए टैक्स? नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयर तो इस बेस पर लड़ रहा है कि नहीं देना है। बात समझना। वो ड्यू कर ही नहीं रहा है, वो अपनी बुक्स में भी नहीं लिख रहा और ना मुझे दे रहा है, बात ही नहीं कर रहा उस पर, क्योंकि वो केस चल रहा है। तो 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2015 तक का जो सैलरी बना, कितना बना मालूम है? 11 साल का शायद, नहीं 10 साल का, 10 साल का। देख लो, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 10 साल। जहाँ से ये ख़त्म हो रहा है वहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। 1 अप्रैल 31 मार्च के बाद स्टार्ट होता है, तो 10 साल हो गए पूरे।
10 साल का 2000 के हिसाब से 10 साल का होता है 2,40,000। अचानक हमको मिल गया, मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। क्लियर? क्या उस 2,40,000 पर टैक्स लगना चाहिए या नहीं? अगर तुमको 12,000 पर मंथ मिलता तो क्या उस पर टैक्स लगता? कहोगे हाँ। एक साथ मुझे 2,40 मिला तो क्या उस पर टैक्स लगना चाहिए या नहीं? किस हेड में? सैलरी हेड में। किस हेड में? सैलरी हेड में। अगर ये पॉइंट नहीं आता, पॉइंट नंबर 3 सेक्शन 15 में, तो हर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से लड़ाई करता और एम्प्लॉय की सैलरी टैक्स फ्री हो जाती, टैक्स नहीं लगता, 10 साल बाद बवाल करके देता, सरकार मुंह देखती रह जाती। एरिया ऑफ सैलरी, क्योंकि कभी ड्यू हुई नहीं और कहा गया ड्यू और रिसीट विचएवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसीट विचएवर इज अर्लियर। ड्यू तो हुआ ही नहीं, अचानक रिसीट हो गया। पक्की बात है ना? तो उसको लाया गया पॉइंट नंबर 3 में। एरियर ऑफ सैलरी इज ऑल्सो चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). एक बात बताओ, तुम्हारे ऊपर हर साल 24,000 रुपये पर टैक्स लगता तो कम स्लैब रेट पर लगता 10% वाले में, अचानक 2,40 मिल जाएगा तो 30% वाले स्लैब रेट में तुम चले जाओगे, ज़्यादा अमीर मान लिए जाओगे। गलत है या सही? गलत है ना? तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो बेटा, मेरी ओर से भी कैलकुलेशन कर लो 2,40 पर, मान लो इसी साल का मिला है, तुम अपने हिसाब से भी मान लो धीरे 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 मिला है, सारा कैलकुलेशन करो, जिसमें तुम्हें लगे कम टैक्स जा रहा है वो दे दो ना हमको। यानी जो तुम्हें बाकी टैक्स पर छूट मिल रही है उसको हम रिबेट नाम देंगे। टैक्स पर जब छूट मिलती है उसको क्या नाम देते हैं? रिबेट या रिलीफ। अचानक 2,40 पर मान लो इस साल की इनकम है, उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लो, पूरी इनकम कैलकुलेट करके अपना टैक्स कैलकुलेट कर लो। दूसरा, ये मान लो हर साल मिलता रहा मिलता रहा मिलता रहा, तो मेरे ऊपर हर साल इतना टैक्स लगता रहा लगता रहा लगता रहा, तो बाकी 10 साल में धीरे धीरे जो तुम टैक्स देते जोड़ लो, और आज अचानक जो टैक्स दे रहे हो उसको जोड़ लो, जो कम लगे वो टैक्स दे दो ना, ये तुम्हारे ऊपर है। उसी को हमने नाम दिया रिबेट एंड रिलीफ। टैक्स में से आपको छूट मिल गई, टैक्स की छूट मिल गई, कम टैक्स का पेमेंट करना पड़ा, इसी को हम कहते हैं रिलीफ। कैलकुलेशन देखा जाएगा बाद में। अब क्लियर हुआ रिलीफ क्यों वर्ड जोड़ा गया? एरियर ऑफ सैलरी इज ऑल्सो चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). दैट्स इट। अब क्लियर है? सेक्शन 15 इज ओवर। 3 पॉइंट बोले गए, ड्यू बेसिस और रिसिट बेसिस विच एवर इज अर्लियर, एरिया ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). ये इतना ही याद रखना है। ड्यू बेसिस और रिसिट बेसिस विच एवर इज अर्लियर, एरियर ऑफ सैलरी सेक्शन 89(1). दैट्स इट। हो गया? हो गया? रहेगा यहाँ पे कि भूल जाएगा? पढ़ता हूँ मैं इसको। ड्यू और रिसीट विच एवर फॉल्स अर्लियर, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। सैलरी ड्यू इन अ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल एवन इफ इट इज नॉट रिसिव्ड, बता दिया। सैलरी रिसिव्ड इन अ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल एवन इफ इट इज नॉट ड्यू, बता दिया। एरियर ऑफ सैलरी रिसिव्ड ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर शैल बी टैक्सेबल इन द करंट ईयर इफ नॉट चार्ज टू टैक्स इन एन अर्लियर प्रीवियस ईयर। दैट्स इट। अचानक एरियर ऑफ सैलरी आपको मिली जिसके मिलने की उम्मीद नहीं थी, अचानक एक साथ मिल गया जो कभी ड्यू नहीं हुआ, तो उसको हम कहेंगे एरियर ऑफ सैलरी रिसिव्ड। नो डबल टैक्सेशन, वंस सैलरी इज टैक्स ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस इट विल नॉट बी टैक्स अगेन ऑन रिसीट ऑफ फॉलोइंग ड्यू एज द केस मे बी। क्लियर है? बोलो भाई। सेक्शन 15 इज ओवर। आज हम लोगों ने अभी तक 2 सेक्शन देखे, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 15। सेक्शन 14 में देखा दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, 1 + 4 = 5, दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। सेक्शन 15 हम लोगों ने देखा चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी, ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर, एंड एरियर ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). देखो ना, 1 घंटा लगभग 40 मिनट जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर रिवीजन हो गया। चले आगे। अब जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज योर सेक्शन 16 और इसकी हेडिंग होती है डिडक्शंस। सर आपने तो जब पिछले लेक्चर्स में तो हमको ये बताया था डिडक्शन का नाम जब भी आए तो उसको समझ लेना सेक्शन 80। मैंने ये कहा था वो ओवरऑल डिडक्शन होता है, हर एक हेड ऑफ इनकम का अपना भी डिडक्शन होता है। हम उस डिडक्शन की बात कर रहे हैं जो सैलरी हेड में से मिलते। क्लियर है?
नॉर्मल डिडक्शन वर्ड लिख दे, इट मीन्स कि ओवरऑल डिडक्शन सेक्शन 80। लेकिन जब किसी हेड में डिडक्शन की बात होती है तो इट मीन्स सैलरी हेड में सेक्शन 16 की बात हो रही है। और इसमें 3 डिडक्शन मिलते हैं, सेक्शन 16(1), सेक्शन 16(2) एंड सेक्शन 16(3). पहले को हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या नाम देते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन। दूसरे को नाम देते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। और थर्ड है प्रोफेशनल या एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तीन। सेक्शन 16 की बात करते हैं। There are 3 different sections under section 16(1), 16(1), 16(2), 16(3). जब भी मैं लिखूंगा 16(1), तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। कहीं कोई दिक्कत? इतनी मार खाओ, सेक्शंस पढ़ रहे हो, एक्ट पढ़ रहे हो बेटा। अगर एग्ज़ाम में इसके सिवाय कुछ लिख दिया ना, 0 बटा सन्नाटा मिलेगा। 100%। लो, सन्नाटे में अब चले जाओ, 1000 में से 0 है, 100 में से 0 नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जब मैं ऐसे लिखूं, ऐसे ही लिखना है। क्लियर है? गलत सेक्शन ना कोट कर देना। बच्चा बोल रहा है मान लीजिए ब्रैकेट न लगाएं तो हो सकता है टीचर भी खड़ी पाई न लगाए। कुछ भी हो सकता है। अगर वो तुमसे भूल गया तो अरे भूल किसी से भी हो सकती है, लगाना पड़ेगा अगर आप कोट कर रहे हैं तो। ठीक। सेक्शन 16(1) स्टैंडर्ड डिडक्शन डिलीट हो चुका है, डिलीट नहीं हो चुका है, डिलीटेड, ओमिटेड, हटा दिया गया है। खुशखबरी है आपके लिए, एक सेक्शन कम पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? आते हैं सेक्शन 16(2) पर, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस पर। मनोरंजन भत्ता। 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी आगे आपको। मैं इसको कार दे दूं, बेटा आना ऑफिस और ऑफिस से जाना, कार, या मैं तुम्हें कन्वीनियंस अलाउंसेस दे दूं। ये लो 1500 रुपये, मुंह से कार की बात ना निकालना। इस पैसे से ऑफिस आना और जाना, दोनों का मतलब तो एक ही है। तुम बीमार हो जाना तो किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना, पैसा मैं दूंगा। तुम बीमार हो जाना तो किसी भी हॉस्पिटल पूछ कर नहीं चले जाना। ये नहीं कि सर किस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, हार्ट अटैक आया है तो पहले पूछो। वो नहीं, पहले एडमिट हो जाओ, बाद में हम पेमेंट देते रहेंगे। ठीक है ना? इसको हम कहते हैं मेडिकल बेनिफिट्स या मेडिकल परक्विजिट्स। मेडिकल बेनिफिट्स। दूसरा, ये लो 2000 रुपये, कोई भी बीमारी हो मेरी ओर ना ताकना, चुपचाप एडमिशन ले लेना हॉस्पिटल में, हमसे पैसे की उम्मीद ना करना। ये 2000 फिक्स है, हर महीने हर महीने हर महीने हर महीने, बात ख़त्म। हम उसी के लिए दे रहे हैं। कभी हार्ट अटैक आए तो चले जाना, मेरी ओर ना देखना। नहीं समझे मेरी बात? क्लियर है? दोनों चीज़ें। तो मेडिकल बेनिफिट, जो पैसा मैंने इसको कैश दिया, अब क्या मैं दोनों दूंगा? क्या मैं दोनों दूं? तुम्हारे बच्चे हैं, पढ़ने के लिए मेरे स्कूल में भेज दो, फ्री में पढ़ाएंगे। ये लो 1000 रुपये, बच्चों को किसी स्कूल में पढ़वा दो। दोनों में फ़र्क समझना। मेरा स्कूल है, ये लो 1000 रुपये मेरे स्कूल में पढ़वा दो,
ये कौन सी बात होती है? डबल बेनिफिट्स तो वो नहीं मिल रहा, कोई एक चीज़ मिलेगी। पक्की बात है ना? नहीं समझे मेरी बात? कोई एक चीज़ मिलेगी। जब कैश के फॉर्म में मिलता है तो हम उसको अलावेंसेस का नाम देते हैं, और वही चीज़ जब काइंड में मिलता है नॉर्मली तो हम उसको परक्विजिट्स का नाम देते हैं। जब बेनिफिट इन काइंड होता है नॉर्मली, बेनिफिट इन काइंड, ढंग से सुनो इधर देखो, बेनिफिट इन काइंड, इसको हम नाम देंगे परक्विजिट्स। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं अनुलाभ। और बेनिफिट इन कैश की अगर हम बात करें तो इसको हम नाम देते हैं नॉर्मली अलावेंसेस, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, और इसको हम हिंदी में कहते हैं भत्ता। क्लियर? हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? अलावेंसेस। मैं नीचे वाला हटा रहा हूँ, ये केवल एक समझाने के लिए था कि अलावेंसेस और परक्विजिट में फ़र्क समझो। कहीं लिख लेना, एंटरटेनमेंट अलावेंसेस। याद रखना, क्या करना? याद रखना, कभी अलविदा ओनली अवेलेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके, सुनो ना, ये छूट केवल और केवल, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ढंग से देखना, सैलरी नहीं, डिडक्शन, सैलरी का डिडक्शन। कोई चीज़ एडेड होती है, कोई चीज़ सैलरी में जुड़ी हुई है, उसमें से जब माइनस करते हो, कोई चीज़ एडेड है उसको माइनस करते हो तो उसको हम बोलते हैं डिडक्शन। कोई चीज़ ना जोड़ते हो ना घटाते हो उसको हम बोलते हैं एग्जेम्पशन। और रिबेट और रिलीफ तो टैक्स में से दिया जाता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। हम फिलहाल बात कर रहे हैं डिडक्शन, यानी कोई चीज़ एडिशन में है, ऊपर टैक्स लग चुका है। इसका मतलब ये कि जैसे ही मालिक ने अपने एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलावेंसेस दिया, पूरे पर टैक्स लग गया, ऊपर जुड़ गया, इनकम में सैलरी का हिस्सा बन गया। अब बारी आती है उसको छूट देने की, अब बारी आती है छूट देने की, और छूट केवल और केवल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो भूल जाएं कि आपको कोई यहाँ छूट मिलेगा, जुड़ गया सो जुड़ गया। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको ये डिडक्शन मिलेगा, केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये डिडक्शन मिलेगा। जानते हो कितना? जानते हो कितना? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेबल। सुनो ना, ये वर्ड लिख लो, आगे चलकर मैं इसका मतलब फिर से एक बार बताऊंगा, तुम लोग को रिमाइंड करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास या उसके नेक्स्ट क्लास में कि मैंने क्या लिखवाया था और उसका सेंस क्या निकला। क्लियर? फिलहाल लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेबल। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उसकी छूट दे दो। इन तीन में से जो सबसे कम होगा उसकी छूट दे दो। किसको? केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छूट देने की बात मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैंने केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छूट देने की बात करी है। पहला एक्चुअल अमाउंट, दूसरा 20% ऑफ बेसिक सैलरी। फिर से सुनो ना, इसको अंडरलाइन कर लेना, बेसिक को। और थर्ड है ₹5000। जो तीनों में से कम होगा उसकी छूट मिल जाएगी आपको। 5000 महीना नहीं है, 5000 2 महीने का भी नहीं है, न 3 महीने का, न 6 महीने का, न 7 महीने का। ये 5000 एक अमाउंट है। आपने 6 महीना काम किया, 7 महीना काम किया, 2 महीने काम किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट अमाउंट विल बी स्टैट, उस 5000 पर ही है। क्लियर है? पक्की बात है ना? एक्चुअल अमाउंट, मान लो मैं गवर्नमेंट हूँ, ये मेरा एम्प्लॉय है, मैंने इसको 10,000 रुपये दिए, किसके? एंटरटेनमेंट अलावेंसेस के, साल भर में।
तो एक्चुअल अमाउंट। सैलरी इसकी है 20,000 रुपये पर मंथ, कितनी? तो साल भर की सैलरी कितनी हो गई? 2,40,000, और 2,40,000 का 20% होता है 48,000, और तीसरा है 5,000। तीनों में जो सबसे कम हो उसकी छूट दे दो। मिला कितना है इसको हाथ में? ऊपर जुड़ा हुआ कितना है? 10,000। छूट कितनी मिलेगी? 5,000। यानी टैक्सेबल कितना हो गया? 5। अब क्लियर है? करेंगे इस पर भी क्वेश्चन, चिंता ना करो। अब तक जो हमने देखा, सेक्शन 14 दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी, ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विचएवर इज अर्लियर, एरियर ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). सेक्शन 16 डिडक्शन, सेक्शन 16(1) स्टैंडर्ड डिडक्शन हैज बीन डिलीटेड। सेक्शन 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंसेज अवेलेबल ओनली टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेबल, एक्चुअल अमाउंट 5,000 एंड 20% ऑफ सैलरी विचएवर इज लेस। दैट्स इट। इतना ही हम लोगों ने देखा। कितनी देर लगी? क्लियर है? अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज योर प्रोफेशनल टैक्स। देखो ना, दो नाम से पुकारा जाता है इसको, प्रोफेशनल या एम्प्लॉयमेंट टैक्स। मैं इसके लिए एक लाइन लिखता हूं। किताबों ने बहुत कंफ्यूज किया हुआ है। क्या किया हुआ है? कन्फ्यूज किया हुआ है। कान को फ्यूज किया हुआ है। कैसे कन्फ्यूज किया है? इसीलिए लोग कान टेस्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? कॉन्टेस्ट करवाते हैं। कहाँ जा रहे हो? कान टेस्ट में जा रहे हैं, बोलते हैं ना। तो वहाँ कर्ण परीक्षण होता है। देखो इधर, प्रोफेशनल या एम्प्लॉयमेंट टैक्स क्या होता है? इसकी डिडक्शन की बात कर रहे हैं। whatever the amount is paid in this account by employee is deductible at all. प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स, ढंग से सुनना। मैं जो एक सेंटेंस मैंने लिखा है दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू गेट ऑल द थिंग्स क्लियर। वॉट एवर द अमाउंट इज पेड ऑन दिस अकाउंट बाय एम्प्लॉय, ओहो, एम्प्लॉय जितना भी अमाउंट पे करेगा, एम्प्लॉयर से मिला या नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने आश्चर्य की बात है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ और बोला था, अब मैं कुछ और बोल रहा हूँ। सर, थोड़ी देर पहले आपने कहा था अगर कोई अमाउंट ऊपर एडेड है, एडिशन में है, तो उसका हमें डिडक्शन यहाँ मिलता है। मैंने यही तो बोला था, लेकिन अब मैं अपनी बात से पलट रहा हूँ। पलट जाऊँ? पलटें? यहाँ पर इस मैटर पर यही सही है, बाकी कहीं सही ना हो, लेकिन इस प्रोफेशनल टैक्स के लिए यही लाइन सही है। एम्प्लॉयर से मुझे नहीं मिला, ऊपर शामिल भी नहीं है, और मैं अगर एम्प्लॉई उसका पेमेंट कर दे रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स का, तो मुझे उसकी छूट मिलेगी, जरूर मिलेगी, चाहे एम्प्लॉयर दे या ना दे। मैं जितना पेमेंट करूंगा एज ए एम्प्लॉई, अगर मैं प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स का पेमेंट करता हूं, देन 100% ऑफ दैट अमाउंट इज डिडक्टेबल एट ऑल, नो एनी लिमिट इज देयर। पूछो ना सर ये एम्प्लॉयमेंट टैक्स है क्या? नहीं पूछोगे? चलो ना पूछो ना, हम बताएं। मुझे एक कंपनी ने हायर किया, मैं सीए हूँ, आज पता चला। मुझे एक कंपनी ने हायर किया कि बेटा इधर आओ, आज से तू मेरा काम करेगा, मेरी कंपनी में एम्प्लॉय रहेगा। मैंने कहा ठीक है मालिक, कितना सैलरी दोगे? कहा 50,000।
जितनी भी ऑडिट का काम है ना तुम संभालना। मैंने कहा ठीक है संभाल लेंगे, 50,000 बहुत कम अमाउंट है लेकिन चला गया मैं, ठीक है ना। 50,000 पर मंथ मिल रहा है। तुम लोग को ज़्यादा लग रहा है क्या? अच्छा कम लग रहा है ना, कितना होना चाहिए आगे? चलो तो यहाँ तो हो गया 5,000 लायक है। ज़्यादा लग रहा है कई लोगों को। हमें 5,000 पर मंथ पर बुला लिया गया और कहा गया ऑडिट का काम करो। उसने मुझे क्यों बुलाया, क्यों बुलाया, क्या हैसियत देखकर बुलाया? सीए। अगर ये सीए का टैग नहीं लगा होता सीए का टैग अगर नहीं लगा होता चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो क्या वो मुझे इनवाइट करता? नहीं। कितनी खुशखबरी है, 5,000 रुपये पर मंथ दे रहा है, सीए का टैग लगा हुआ है, तमगा जिसको कहते हैं। तो उसने मुझे इनवाइट किया, आओ और ऑडिट का काम करो। मैं निश्चिंत हो गया। मैंने कहा अब मेरी ज़िंदगी बदल गई, ठीक है ना, अब मेरी ज़िंदगी बदल गई, अब सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। हमें सीए का तमगा लगाने के लिए ज़रूरी है कि हर साल मैं अपने इंस्टीट्यूट को मेंबरशिप फीस दूं, तभी तो हम सीए रह पाते हैं। यानी जो हमारे माई बाप हैं, हमारी इंस्टीट्यूट है जिसने हमको पुरस्कार दिया, अवार्ड दिया और सर्टिफिकेट दिया, वो कहती है बेटा अगर ये सर्टिफिकेट कंटिन्यू रखना है तो हर साल आपको मेंबरशिप फीस 5,000 रुपये देनी पड़ेगी, 2,000 रुपये देनी पड़ेगी। यानी अगर सीए का टैग लगाना है तो ज़रूरी है कि वो 2,000 या 5,000 में सीए इंस्टीट्यूट को हर साल दूँ। मैंने कहा अब तो मेरी ज़िंदगी बदल गई, आराम फरमाओ। बेटा आराम फरमाते रह गए, उधर से सीए की डिग्री मेरी हट गई और इधर कंपनी ने हमको धक्के मार करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास वो तमगा नहीं है। यानी उस एम्प्लॉयमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए ज़रूरी था कि मैं उस प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स का पेमेंट करूं। बिना उस टैक्स का पेमेंट किए मुझे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो ज़रूरी है कि इन सबको पाने के लिए मैं उसका पेमेंट करूं। तो whatever the amount is paid on this account by employee is very much deductible at all, whether received by the employer or not. अब बात समझ में आई? लिख दें वो भी वर्ड, whether received it from employer or not. बोलो भाई। चूंकि आज सैलरी का फर्स्ट सेशन था और आज से हम लोग का रियल में इनकम टैक्स स्टार्ट हुआ है, जिसको कह सकते हैं हाँ हम लोग का इनकम टैक्स स्टार्ट है। एक बार देखा जाए कि इस चैप्टर में हम लोगों को सेक्शन 14 पढ़ा दिया गया, 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। सेक्शन 15 ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विचएवर इज अर्लियर एरियर ऑफ सैलरी सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). Section 16(1) standard deduction has been deleted. Section 16(2) entertainment allowances available only to a government employee. Actual amount 5,000 or 20% of salary, whichever is basic salary, whichever is less. Section 16(3) entertainment allowance, professional tax or employment tax. Whatever the amount is paid by the employee on this account is deductible at all. That's it. अभी तक मैंने इतना ही पढ़ाया। इसके बाद जो सेक्शन आएगा सेक्शन 17, देखो ना, ये 5 हेड्स ऑफ इनकम को बताता था। किसको बताता था? ये चार्जिंग सेक्शन को बताता था। ये डिडक्शंस को बता रहा है। तीनों पॉइंट हम लोगों ने देखे किसके थे? वो डिडक्शन से। और अब जो आएगा वो डेफिनीशन का पार्ट है। अगर सेक्शन 16 में 3 सेक्शन थे, सेक्शन 16(1) रोमन लिपि वाला 1, सेक्शन 16(2) रोमन लिपि वाला 2 और सेक्शन 16(3).
अब जो आएगा 3 डेफिनीशन आएंगी सेक्शन 16(1), रोमन लिपि वाला 1 नहीं है, नॉर्मल न्यूमेरिक है इंग्लिश। सेक्शन 17(3), ये है 3 सेक्शन जिसमें हम लोग को नेक्स्ट क्लास में डेफिनीशंस देखनी है। क्या देखनी है? डेफिनीशंस देखनी है। सेक्शन 17(1) आपको बताएगा सैलरी की डेफिनीशन, जो मैं अभी थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। सैलरी को डिफाइन करेगा। सोचो ना, डेफिनीशन ऑफ सैलरी, डेफिनीशन ऑफ परक्विजिट्स। आज मैंने कुछ बताया ना परक्विजिट्स के बारे में, अनुलाभ यानी बेनिफिट इन काइंड, और सेक्शन 17(3) प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सेक्शन 17(1) सैलरी, सेक्शन 17(2) परक्विजिट, सेक्शन 17(3) प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सैलरी को थोड़ा डिफाइन कर दूं, हल्का सा हिंट दे देता हूं ताकि नेक्स्ट क्लास में जब आए तो आपको लगे कि पढ़ा हुआ है कि नहीं। सैलरी, सैलरी इंक्लूड्स, सैलरी में शामिल है बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्यूटी, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, perquisites, allowances एंड सेक्शन 80CC(d). याद आ गया होगा। मैं फिर से यहाँ पर, मैंने उस समय भी बोला था सेक्शन 80CC(d) को मैं आज बोल रहा हूँ सेक्शन 7 में छोड़ दूंगा, फिर 80CC(d) का मैं नाम लूँगा सेक्शन 17(1) में, उसको भी छोड़ दूंगा। लेकिन मैं क्लियर कब करूँगा? जब सेक्शन 80 चलेगा तब। याद आया होगा, बोला था मैंने। चलो, बेसिक सैलरी, फिर से सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्यूटी, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट, कम्यूटेड पेंशन, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, परक्विजिट, अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, सेक्शन 80CC(d). दैट्स इट। इतनी चीज़ें आती हैं सैलरी में। ओहो, अब जितना कुछ भी आगे पूरे सैलरी चैप्टर में चलेगा ना, मैंने वो सब एक जगह रख दिया था। बस मैंने इतना ही किया, मैंने कुछ याद नहीं किया है। आगे तुम लोग को जितनी चीज़ें पढ़ानी है पूरे चैप्टर में, मैंने उन सबको, सबकी कैटेगरी यहाँ रख ली। जितना भी मुझे आगे पढ़ाना है वो सब मैंने अभी रख दिया सेक्शन 17। सेक्शन 17 की डेफिनेशन में सैलरी का मतलब इतना, तो पढ़ क्या रहे हैं? सैलरी, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्यूटी, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट, कम्यूटेड पेंशन, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। 2 बार हो गया क्या? नहीं। परक्विजिट्स, अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, सेक्शन 80CC(d). दैट्स इट। इतनी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। अब क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे सैलरी से, सेक्शन 17(1) से। थैंक यू बच्चों। बच्चे ने कहा सर वेजेस, सैलरी और वेजेस में फ़र्क होता है क्या? बहुत फ़र्क होता है। लेकिन इनकम टैक्स ने कहा नहीं, हम कोई फ़र्क नहीं करेंगे। इनकम टैक्स ने कहा कि ये मेरा सैलरी है, ये मेरा वेजेस है, कोई फ़र्क नहीं करेंगे, दोनों एक ही चीज़ है। सर सैलरी क्या होता है, वेजेस क्या होता है, कौन बताएगा? हम किसको सैलरी कहेंगे, किसको वेजेस कहेंगे, कौन बताएगा? जो 10,000 से कम कमाता है वो वेजेस होता है, जो उससे ज़्यादा कमाता है वो क्या होता है? इतनी मार, ये कहाँ से डेफिनेशन सीख गए? ये कौन बता दिया तुमको? 10,000 से कम पाएंगे तो सैलरी वेजेस है, और उसके ऊपर ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। और कितना अभिमान तरीके से, मतलब घमंडियों की तरह से होता है जैसे इसका सही है। हम बोलो कोई और, क्या हो गया? जो डेली बेस पर होता है वो वेजेस होता है, और जो महीने के बेसिस पर होता है वो सैलरी। इतनी मार खाओगे। हाँ बोलो, मालूम ही नहीं है? तुम डेली मेरे यहाँ काम करो, हम 200 रुपया डेली देंगे, तो क्या वेजेस हो गया? नहीं। ये किसने कहा? अंतर समझो, एक ही अंतर है। जो आदमी
इसका काम करेगा वो सैलरी पाएगा, जो आदमी इसका काम करेगा वो वेजेस पाएगा, जो फिजिकल वर्क रखेगा वो वेजेस, जो मेंटल लेवल और पेन एंड पेपर का काम करेगा वो सैलरी, दैट्स इट। अब चाहे महीने के बेसिस पर, चाहे घंटे के बेसिस पर, चाहे दिन के बेसिस पर, जो आदमी मेंटल वर्क करेगा, इसका वर्क करेगा या मेंटल वर्क करेगा, उसको हम कहेंगे सैलरी, और जो आदमी फिजिकल वर्क करेगा उसको हम कहेंगे वेजेस। और इनकम टैक्स का हमें इन दोनों से कोई लेना देना नहीं। आप सैलरी पाते हो या वेजेस पाते हो, दोनों मेरे लिए एक ही है, दोनों को हम सैलरी मानेंगे। बेसिक सैलरी, वेजेस। देखो ना, अब बताना तो ये अगले क्लास में था, अब तुमने चूँकि छेड़ दिया तो हमने वो बता दिया। डॉक्टर मेंबरशिप फीस देते हैं, बिल्कुल अलग अलग एसोसिएशन होते हैं। डेंटल एसोसिएशन अलग होता है, मेडिकल एसोसिएशन अलग होता है, मेडिकल MIE अलग होता है, डिफरेंट तरह के उनके एसोसिएशन है। लेकिन CA का केवल एक ही एसोसिएशन है, CS का केवल एक ही एसोसिएशन है, CMA का केवल एक ही एसोसिएशन है। ऑल ओवर इंडिया ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये 3, जिनके केवल अपने रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट ही प्रिंसिपल मेंबर हैं, बाकी हम लोग उनके एसोसिएट्स हैं। ठीक है ना, पक्की बात है। हम अगर CA बन गए तो कोई दूसरा इंस्टीट्यूट CA की डिग्री नहीं बांटता। MBA में तो 50 क्या 1700-1800 कॉलेजेस हैं जो MBA की डिग्रीज बांट रहे हैं। उनका एल्यूमनाई अलग हो सकता है, उनका कॉलेज अलग हो सकता है, उनका डिग्री अलग हो सकता है, अलग अलग एक्सपर्टीज़ हो सकते हैं, उनका एसोसिएशन अलग हो सकता है। वो अपने हिसाब से अपने एसोसिएशंस बना सकते हैं, इवन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड MBAs। लेकिन CA, CS या CMA अपना एसोसिएशन तो बना सकते हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूट से अटैच होकर के, वो कहीं इधर उधर भटक नहीं सकते। इंस्टीट्यूट ऐसे पकड़े रहती है, बेटा कहीं भी ना जाना। थैंक यू बच्चों।